गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी विद्यार्थियों का हिस्ट्री की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कि भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत दो प्रकार के हैं। एक तो पुरातात्विक स्रोत है, दूसरे साहित्यिक स्रोत है। इनमें जो पुरातात्विक स्रोत है वो उन स्रोतों को कहा जाता है, मैंने आपको बताया, जो खुदाई करने पर मिलते हैं। जो सामग्री खुदाई करने पर मिलती है वो पुरातात्विक स्रोत या पुरालेखीय स्रोत कहलाती है। दूसरे साहित्यिक स्रोत होते हैं जिनमें सभी ग्रंथ शामिल होते हैं। आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों की। और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये वह स्रोत होते हैं जो खुदाई करने पर मिले हैं, और इनमें जो हैं कई सारे खुदाई करने पर स्रोत मिलते हैं। आपको पता है एक विभाग बनाया हुआ है भारत सरकार का जिसका नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। एक विभाग बनाया गया भारत सरकार का जिसका नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस विभाग का काम है इतिहास से संबंधित जो भी सामग्री देश में मिलती है उसकी खुदाई करना और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पता लगाना। तो पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वो स्रोत होते हैं जो खुदाई करने पर मिले होते हैं। और इनमें देखो बहुत सारे जो स्रोत हैं वो खुदाई करने पर हमें मिलते हैं इतिहास जानने के। इनमें प्रमुख रूप से हम जब खुदाई करते हैं, एक इतिहासकार करता है, तो उसको ज़मीन से मिट्टी के घड़े मिल सकते हैं, यानी मृदभांड मिल सकते हैं, औजार या उपकरण मिल सकते हैं खुदाई करने पर, कई सारी धातुओं के बने हुए अभिलेख मिल सकते हैं, सिक्के मिल सकते हैं, स्मारक मिल सकते हैं। इन एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे जो इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हैं इनमें मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेखों की। किसकी बात करते हैं? अभिलेखों की। अभिलेख देखिए, भारत के इतिहास की जानकारी देने में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेखों का अभिलेख किसे कहते हैं? आमतौर पर किसी वस्तु पर लिखे गए लेख अभिलेख कहलाते हैं। ध्यान देना, किसी वस्तु पर लिखे गए, खोद करके लिखे गए, ये ध्यान रखना, किसी वस्तु पर खोद कर लिखे गए लेख को हम कह सकते हैं अभिलेख। अभिलेख कहते हैं इसको। किसी वस्तु पर खोद कर लिखे गए लेख को हम अभिलेख कहते हैं। अभिलेख कई सारे प्रकार के होते हैं जिनमें देखो एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है शिलालेख, एक होता है गुहालेख। आमतौर पर अभिलेख तीन प्रकार के पाए जाते हैं: स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख। मैंने आपको कहा कि अभिलेख किसी वस्तु पर लिखे गए लेख को कहते हैं स्तंभ। अब ये जो अलग अलग प्रकार हैं इनके अभिलेखों के, स्तंभलेख, शिलालेख, गुहालेख, ये क्या है? देखो, स्तंभलेख हम कहते हैं किसी भी स्तंभ पर खोदे गए लेख को हम स्तंभलेख कहते हैं। स्तंभ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई लंबा आकार का बहुत ही लंबा कोई स्तंभ है, मारवाड़ी भाषा में हम इसको थंबा भी कहते हैं आमतौर पर। कोई लंबे आकार का स्तंभ है या पत्थर है बहुत लंबा,
इस पर कोई लेख खोद दिया गया इस प्रकार का, इसको हम कहते हैं स्तंभ लेख। बहुत बड़ा कोई स्तंभ है, इस पर बहुत लंबा पत्थर का बना हुआ, तो इस पर किसी प्रकार का लेख अगर कोई खोद करके लिखा गया है तो इसको हम कहते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख आमतौर पर हमारे जो पुराने किले हैं, जो पुराने भवन हैं, इनमें मिलते हैं। इसके अलावा शिलालेख। शिलालेख उस लेख को कहते हैं जो किसी पत्थर की शिला पर खोदा गया हो। पत्थर की शिला पर खुदे हुए जो लेख होते हैं उनको हम शिलालेख कहते हैं। पत्थर की शिला की ज़्यादा लंबाई नहीं होती है। इस प्रकार का अगर कोई पत्थर है और मान लीजिए उस पर अगर कोई लेख खोदा गया है तो उसको हम कह सकते हैं कि शिलालेख हैं। एक होता है गुहा लेख या गुफा लेख। देखिए, गुहा कहते हैं गुफा को, जो भारत में बहुत सारी गुफाएं पाई जाती है, और गुफाओं की दीवारों पर जो लेख खोदे गए हैं, गुफाओं की दीवारों पर जो लेख खोदे गए हैं उनको हम कहते हैं गुहा लेख। तो गुफाओं की दीवारों पर खोदे गए लेख गुहा लेख, और शिलालेख पत्थर की शिला पर खोदे गए लेख शिलालेख, और स्तंभ लेख जो पत्थर लंबाई में थोड़ा है और स्तंभ टाइप में लगा हुआ है, उस पर खोदे गए लेख स्तंभ लेख कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के लेख मिलते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी देने में अभिलेखों का बहुत बड़ा योगदान है। अभिलेखों का भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने में। देखिए, भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने में अभिलेखों का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आपको ये कहा। प्रमुख रूप से जो 2-3 शासक ऐसे हैं जिनके अभिलेख भारत में मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम यहाँ पर है मौर्य सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक, देखिए, मौर्य वंश में एक शासक हुए थे सम्राट अशोक महान। सम्राट अशोक महान के अभिलेख जो हैं वो ये एकमात्र ऐसे शासक हुए जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया, और जो हैं अशोक के अभिलेख भारत में सर्वाधिक मिलते हैं। सबसे ज़्यादा अभिलेख इसी शासक के मिलते हैं, अशोक के ही। अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं वो भारत से ही नहीं, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही देशों से मिलते हैं। इनके अभिलेखों की 3 अलग अलग लिपियां भी मिलती है। सम्राट अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में, ख्रोष्टी लिपि में, इसके अलावा ग्रीक या अरामाइक लिपि में, ग्रीक या अरामाइक लिपि में मिलते हैं। तो मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो 3 लिपियों में मिलते हैं। भारत से ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान से ख्रोष्टी लिपि में, और ग्रीक और अरामाइक लिपि के अभिलेख मिलते हैं अफगानिस्तान से। इस बात को आप ध्यान रखिए, 3 लिपियों में इसके अभिलेख मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा की लिपि है, संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। ख्रोष्टी लिपि ये पाकिस्तान से इसके अभिलेख मिलते हैं। ग्रीक अरामाइक लिपि के अभिलेख अफगानिस्तान से मिलते हैं। अशोक जो हैं, इनके अभिलेखों से मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिलती है। भारत के इतिहास की जो है, प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य काल से संबंधित बहुत सारी जानकारी मिलती है अशोक के अभिलेखों से। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक शासक थे मौर्य वंश के बाद में। अगर हम गुप्त वंश में आते हैं तो गुप्त वंश के जो हैं कुछ शासक हुए हैं जिनसे हमें जिनके अभिलेख मिलते हैं। उनमें प्रमुख रूप से हैं, देखिए, समुद्रगुप्त। गुप्तों में अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त बहुत ही महान शासक हुए। हम पढ़ेंगे इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। गुप्त वंश के शासक थे। समुद्रगुप्त का एक अभिलेख मिलता है प्रयागराज से। समुद्रगुप्त का जो है अभिलेख मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख। इस अभिलेख का नाम है प्रयाग स्तंभ लेख। ये एक प्रकार का स्तंभ लेख है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख ये मिलता कहाँ से है? तो ये इलाहाबाद से मिलता है। इलाहाबाद से। तो
गुप्त शासक हुए थे समुद्रगुप्त। इनके समय का एक स्तंभ लेख मिलता है जिसका नाम है प्रयाग स्तंभ लेख। ये मिलता कहाँ से है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से मिलता है। इसके बारे में ध्यान रखना, ये प्रयाग स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। ये पहले कहाँ पर था? कौशाम्बी में। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है कौशाम्बी। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समय इस अभिलेख को कौशाम्बी में लगवाया गया था, लेकिन बाद में मुगलों के समय में अकबर ने इसको कौशाम्बी से निकाल करके इस अभिलेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया और इसका नाम है प्रयाग स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि हुआ करते थे। दरबारी कवि, इस राजा के एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन। उस हरिसेन नामक दरबारी कवि ने इस स्तंभ लेख को खुदवाया था और इस स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा भारतीय शासकों में अगर हम बात करें तो एक संक राजा हुए भारत में, संक शासक रुद्रदामन। संक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में एक शासक हुए जिनका नाम था रुद्रदामन। संक वंश से संबंधित है। ये संक वंश एक विदेशी राजवंश था। संकों का भारत पर शासन हुआ करता था। हम पढ़ेंगे इन संक वंश के बारे में आगे। ये विदेशी राजवंश था, विदेशी थे ये, और राजा का नाम था रुद्रदामन, संक वंश का था। और इसका जूनागढ़ गुजरात से एक अभिलेख मिलता है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और इससे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुप्तों में अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्तों में एक शासक हुए चंद्रगुप्त सेकंड। इसका एक अभिलेख मिलता है दिल्ली से, मेहरौली का लोह स्तंभ लेख, मेहरौली का लोह स्तंभ। चंद्रगुप्त सेकंड के समय का जो है एक अभिलेख मिलता है दिल्ली से, मेहरौली का लोह स्तंभ लेख। ये कुतुब मीनार के पास में है और आज तक इस पर जंग नहीं लगा है। ये लोहे स्तंभ लेख हैं, चंद्रगुप्त सेकंड के समय का है। ये गुप्त वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं गुप्तों में। आगे चल करके एक शासक हुआ जिसका नाम था स्कंदगुप्त। गुप्त वंश में ही एक शासक हुआ स्कंदगुप्त। इसके समय का एक अभिलेख मिलता है भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख। तो ये स्कंदगुप्त नाम के राजा थे गुप्त वंश के, उनके समय का एक अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। इसके अलावा मौर्य सम्राट अशोक के एक पुत्र थे दशरथ, उनका भी अभिलेख मिलता है कर्नाटक में नागार्जुन की पहाड़ी से। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत में एक वंश हुआ था सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के एक शासक थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनके नासिक महाराष्ट्र से भी अभिलेख मिलते हैं। इसके अलावा ये ऐसे अभिलेख हैं जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा कलिंग के एक राजा हुए थे कलिंग नाम की जगह है उड़ीसा में, याद रखना, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कलिंग के एक राजा थे, कलिंग नाम की जगह है उड़ीसा में, कलिंग नाम की जगह उड़ीसा में। कलिंग के एक राजा हुए थे जिनका नाम था खारवेल। कलिंग के एक राजा हुए करते थे जिनका नाम था खारवेल, और उस खारवेल का एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। और इस हाथी गुम्फा कलिंग नरेश खारवेल के, कलिंग का राजा हुआ करता था उड़ीसा का खारवेल, और इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से भी भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है।